Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें नियत बायस, फिक्स्ड बायस क्या होता है और उसकी क्या सीमाएं हैं, कब कब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या कब नहीं कर सकते, इस बारे में बात की थी। तो वस्तुतः जो नियत बायस सर्किट्स होते हैं उन पर तापमान का बहुत अधिक असर पड़ता है और जो प्रचालन बिंदु होता है ताप के कारण विस्थापित हो जाता है। इसीलिए इस परपथ का सामान्यतः कम उपयोग किया जाता है। अब हम एक ऐसे परपथ पर विचार करेंगे जिस पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है। इस परपथ को हम स्वाभिनति या उत्सर्जक पुनर्निवेश बायस कहते हैं। सेल्फ बायस या कहिएगा कि जो उत्सर्जक है उसका उस पर जो वोल्टता प्राप्त होती है उसका इनपुट में पुनर्निवेश यदि हम करते हैं तो ऐसे सर्किट को सेल्फ बायस या स्वाभिनति सर्किट कहा जाता है। इस व्यवस्था में ऑपरेटिंग पॉइंट Q पर ताप का प्रभाव न्यूनतम होता है। इसे स्वतः उत्सर्जक या वोल्टता विभाजक बायसीकरण भी कहते हैं। इसका परपथ निम्न चित्र में प्रदर्शित है। प्रतिरोध R1 व R2 के मान इस प्रकार लिए जाते हैं कि शक्ति प्रदाय VCC तथा भू टर्मिनल G के मध्य वोल्टता के विभाजन से R2 के स्तरों पर उत्पन्न वोल्टता VB का मान RE के स्तरों पर उत्पन्न वोल्टता से अल्प मात्रा में अधिक हो, ताकि ट्रांजिस्टर के आधार पर नेट अग्रदिशिक बायस लगे। इस स्थिति में IB I1 व I2 की तुलना में अति अल्प होती है। अर्थात जब आधार पर नेट अग्रदिशिक बायस होता है तो IB का मान जो होता है वो I1 व I2 की तुलना में अति अल्प होता है। इसके अतिरिक्त R1 का मान RL की तुलना में अत्यधिक होता है। ट्रांजिस्टर के निवेश CB व G के मध्य पर थेवेनिन प्रमेय के अनुसार VBB वोल्टता तथा प्रतिरोध RB के स्रोत की कल्पना की जा सकती है, जहाँ VBB इजकल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC इसे समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त करते हैं, तथा RB इजकल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 समीकरण 2। अब परपथ चित्र 1 के तुल्य परपथ को परपथ चित्र 2 द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। हमने जो सेल्फ बायस सर्किट का चित्र या परपथ आपको प्रदर्शित किया है उसका तुल्य परपथ हम चित्र 2 में या चित्र 2 के अनुसार बना सकते हैं। अब इस परपथ के लिए जो तुल्य परपथ है, अब उस परपथ के निवेश परपथ के लिए VBB इजकल टू IB RB प्लस VBE प्लस IB प्लस IC इंटू RE या VBB माइनस VBE इजकल टू IB RB इंटू 1 प्लस RE ओवर RB प्लस IC RE, परंतु IC इजकल टू HFE ओवर HFE इंटू IB। इसलिए VBB माइनस VBE इजकल टू IC RB ओवर HFE इंटू 1 प्लस RE ओवर RB प्लस IC RE। और उपरोक्त समीकरण को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। VBB माइनस VBE इजकल टू IC RB ओवर HFE इंटू 1 प्लस RE ओवर RB प्लस RE ओवर RB HFE, और IC इजकल टू HFE ओवर RB इंटू VB माइनस VBE इंटू 1 ओवर 1 प्लस RE ओवर RB इंटू 1 प्लस HFE, परंतु HFE इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इसलिए
आई सी इजकल टू VBB माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB इंटू HFE डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE ओवर RB HFE। अब संग्राहक प्रपथ के लिए यदि हम समीकरण लिखें तो वह समीकरण निम्न प्रकार होगा कि VCC इजकल टू ICRL प्लस VCE प्लस IB प्लस IC इंटू RE, परंतु IB इज़ वेरी वेरी लेस देन IC, इसलिए उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है VCC इजकल टू ICRL प्लस VCE प्लस ICRE, या VCC इजकल टू VCE प्लस ICRL प्लस RE। यह समीकरण लोड लाइन को निरूपित करता है जहां प्रभावी लोड प्रतिरोध RL प्लस RE तथा संग्राहक बैटरी वोल्टता VCC है। उपरोक्त समीकरण के उपयोग से आलेख द्वारा या विश्लेषक विधि द्वारा Q बिंदु की स्थिति ज्ञात की जा सकती है, अर्थात Q बिंदु की स्थिति से मतलब है कि वह IB बेस धारा, वह बेस धारा और कलेक्टर धारा और संबंधित कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, माना किसी परपथ के लिए हम यहाँ एक परपथ पर विचार करते हैं जिनके लिए VCC इजकल टू 30 वोल्ट, RL इजकल टू 5.6 किलो ओम, RE इजकल टू 1 किलो ओम, R1 इजकल टू 10 किलो ओम, R2 इजकल टू 10 किलो ओम। तो इस परपथ के लिए Q बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए, अर्थात IB IC व VC के मान ज्ञात कीजिए। तो जहां HFE इजकल टू 55 और VB इजकल टू 0.6 वोल्ट। अब हम उपरोक्त उदाहरण में जो हमने सूत्र डेराइव किए हैं उनकी सहायता से IC, IB व VC के मान निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। VBB इजकल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC। बेसिकली स्टूडेंट्स, ऊपर जो हमने अभी बताया था उसमें R1 इजकल टू 90 किलो ओम है और R2 इजकल टू 10 किलो ओम है। वहाँ पहले मैंने R1 इजकल टू 10 किलो ओम बताया था, लेकिन वो 10 किलो ओम नहीं 90 किलो ओम है, जबकि R2 इजकल टू 10 किलो ओम लिया गया है। तो VBB इजकल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 VCC, तो VB इजकल टू 10 बाई 90 प्लस 10 इंटू 30 इजकल टू 3 वोल्ट। इसी तरह समीकरण RB इजकल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 से RB इजकल टू 10 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 10 इजकल टू 9 किलो ओम। अब समीकरण IC इजकल टू VBB माइनस VBE ओवर RB इंटू HFE ओवर 1 प्लस RE ओवर RB HFE से IC इजकल टू 3 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 द पावर 3 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 55 इंटू 1 ओवर 9। इस समीकरण को सरल करने पर 2.06 मिली एम्पियर प्राप्त होता है। अब IB इजकल टू IC ओवर HFE या 2.06 डिवाइडेड बाई 55 मिली एम्पियर इजकल टू 37.5 माइक्रो एम्पियर। उपरोक्त मानों की सहायता से VC इजकल टू VCC माइनस IC RL प्लस RE या VC इजकल टू 30 माइनस 2.06 इंटू 5.6 प्लस 1 इंटू 10 द पावर माइनस 3 इंटू 10 द पावर 3 या VC इजकल टू 30 माइनस 2.06 इंटू 6.6 या VC इजकल टू 16.4 वोल्ट। उपरोक्त विधि में ताप वृद्धि होने पर भी Q बिंदु की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। इसका कारण यह है कि ताप में वृद्धि के साथ IC व IE के मान में वृद्धि होती है। परिणामतः नेट अग्रदिशिक बायस में कमी हो जाती है, जो IB
में कमी कर देता है, जिससे आईसी में स्वतः कमी हो जाती है। इस प्रकार ताप का प्रभाव ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पर नगण्य पड़ता है। अब यदि हम इस चीज़ का गणितीय विश्लेषण करें तो समीकरण आई सी इजकल टू वी बी बी माइनस वी बी ई ओवर आर बी इंटू एच एफ ई ओवर 1 प्लस आर ई ओवर आर बी एच एफ ई से स्पष्ट है कि एच एफ ई अंश व हर दोनों में उपस्थित है। अतः एच एफ ई के परिवर्तन का आई सी पर प्रभाव व परिणाम समीकरण वी सी इजकल टू वी सी सी माइनस आई सी आर ई प्लस आर एल के अनुसार वी सी पर प्रभाव नगण्य होता है। यदि एच एफ ई का मान अधिक है तो आर ई इजकल टू आर बी लेने पर आई सी पर एच एफ ई का प्रभाव नगण्य किया जा सकता है। साथ ही वी बी बी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन वी बी ई होने की स्थिति में आई सी की वी बी पर निर्भरता भी समाप्त की जा सकती है। सामान्यतः आर ई इज़ लेस देन आर बी, लेकिन यदि आर ई का मान बढ़ाया जाता है तो ऋणात्मक पुनर्निवेश बढ़ जाता है, जिससे लब्धि घट जाती है। इसलिए आर ई का मान आर बी की तुलना में बहुत अधिक नहीं रखते। तो इस तरह से हमने आज के जो लेक्चर है उसमें सेल्फ बायस या उत्सर्जक पुनर्निवेश सर्किट की बारे में बात की और देखा कि किस तरह ये सर्किट आपके ताप के प्रभाव से काफ़ी हद तक मुक्त रहता है और ताप का आउटपुट वोल्टता पर कोई असर नहीं पड़ता या पड़ता है तो बहुत ही कम होता है। अतः यह एक ताप इंडिपेंडेंट सर्किट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः इस ही सर्किट का उपयोग करते हैं। कल के लेक्चर में हम बायस स्थायित्व, बायस स्टेबिलिटी के विषय में बात करेंगे। बायस स्टेबिलिटी क्या होती है और जो नियत बायसीकरण और सेल्फ बायस या उत्सर्जक बायस जो सर्किट्स है उनके लिए बायस स्टेबिलिटी किस प्रकार निर्धारित की जा सकती है और किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, उसके विषय में हम बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।